हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे भाई और आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा डिस्कशन, एक ऐसी चर्चा लेकर प्रस्तुत हूं जो ना केवल आपके दिमाग में एक प्रश्न ट्रिगर करने वाली है कि एग्जैक्टली हम कितना कम जानते हैं हिमालय के बारे में, या मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो हम कितना कम जानते हैं बेसिकली अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, और हमारी जानकारियां कितनी सीमित हैं और कितनी नई हैं। पीछे दिख रही इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ये जो पर्सन आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ये हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था। पर मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कभी माउंट एवरेस्ट को देखा नहीं था, बल्कि ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने भारत में जो भौगोलिक सर्वे है उसे ट्रिगर कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हेड करा था। और साथ ही इनका यह कथन भी था कि माउंट एवरेस्ट का नाम मेरे नाम पर रखा जाना, अर्थात सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा जाना, यह भारतीयों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इस नाम का उच्चारण बार बार जो है वो कर पाना काफी कठिन है, या फिर भारतीय इस नाम के साथ फेमिलियर नहीं है। आज मैं चर्चा करूंगा इस बारे में भी कि सर जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा, और साथ ही एक और पर्सन थे जिनका नाम था सर प्रैट, इनके द्वारा यह बताया गया था कि भाई या तो हिमालय अंदर से खोखला है और नहीं तो हम अभी विज्ञान के कई नियमों को समझने से काफी दूर हैं। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आइसोस्टेसी एक सिद्धांत है जिसके अनुसार यह बताने का प्रयास करा गया था कि वास्तविकता में हिमालय अंदर से खोखला है। इमेजिन करें वो माउंटेन रेंज जिसके लिए कहा जाता है कि यह रेंज माउंटेन से ज्यादा कहीं इवन क्लाउड्स के ऊपर, आसमान के ऊपर, बादलों के ऊपर दिखाई देने वाली चोटियों से भरी हुई है। आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले याद रखिए कि ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं ये बेसिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस से डायरेक्टली बिलोंग करता है, जहां आप देखेंगे कि पर्वतों के निर्माण के संबंध में, अर्थात माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस के बारे में जो जानकारी है इसे हमें पढ़ना होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल भूगोल वैकल्पिक के केस में। अगर आप इसी प्रकार से रोचक तरीके से ज्योग्राफी ऑप्शनल को पढ़ना चाहते हैं तो डियर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रतिज्ञा प्लस बैच के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म बैचेस ये सेपरेट बैचेस हैं, साथ ही प्रतिज्ञा प्लस बैचेस विच इज स्पेसिफिकली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल ये भी अवेलेबल है। याद रखें कि ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है विच इज फॉर GS एंड अदर वन इज फॉर ऑप्शनल। चलिए हम अपनी चर्चा पर जरा वापस आते हैं। क्या रीजन है कि एक वैज्ञानिक के द्वारा यह कहा गया कि माउंटेन जो है वो अंदर से खोखला है? इसे समझने से पहले जरा इस उपकरण को ध्यान से देख लीजिए। कारण यह है कि जिस उपकरण के माध्यम से टेस्ट करा गया था कल्याणपुर और कालीनपुर के एरिया में, इस उपकरण का खासा उपयोग करा गया था। और आई थिंक मैं बहुत श्योर हूं इस बात से कि आपने कभी ना कभी डियर इस उपकरण को देखा होगा। इंग्लिश में इसे प्लम बॉब कहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पे इसके अलग अलग नाम हैं, और खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क के समय, दीवारों के निर्माण के समय इसका उपयोग करा जाता है, यूज करा जाता है, ये देखने के लिए कि जो वॉल है ये सीधी बनी है या नहीं। अब क्या कनेक्शन है इस वॉल की जो स्ट्रेंथ है, इस वॉल की जो डायनेमिक्स है, उसे एग्जामिन करने वाले इस उपकरण का, और साथ ही सर जॉर्ज एवरेस्ट का, और साथ ही उस स्ट्रक्चर का जो हिमालय के लिए यह बताते हुए एक्सप्लेन करा गया कि हिमालय अंदर से खोखला है। पीछे दी हुई इस इमेज को आइसोस्टेसी कहते हैं। आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कल्याणपुर टेस्ट क्या था और हिमालय की हिस्ट्री क्या है। जरा ध्यान से देखिएगा। यह जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं यह है भाई यूरेशियन प्लेट। एंड मेक श्योर कि आपको इस प्लेट के बारे में जानकारी आवश्यक है अगर आप समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हिमालय को क्यों कहा गया कि यह खोखला है, क्योंकि हिस्ट्री काफी पुरानी है। यह यूरेशियन प्लेट है और हिमालय के निर्माण के इस बारे में अगर मैं आपको कुछ बेसिक सी जानकारी दूं तो याद रखिए कि दिस पोर्शन इज नोन एज अफ्रीका। यह अफ्रीका का पोर्शन था, और आज से लाखों वर्ष पहले आप पाएंगे कि हिमालय के निर्माण का जो बल है वो आया कहां से, तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ अफ्रीका। इस प्रकार से आपको भारत दिखाई देगा, और भारत का ये जो एरिया है ये एरिया पहले अफ्रीका का हिस्सा था, या मैं कहूं गोंडवाना का हिस्सा था। और इस प्रकार से आपको इंडिया के दो पोर्शन ऐसे निकले हुए से दिखाई देते हैं।
ये दोनों पोर्शन कुछ और नहीं, आज के समय अरावली का एरिया है और साथ ही जो छोटा नागपुर का प्लेस है ये आपको दिखाई देता है। अर्थात ये कुछ ऐसा दिखाई देता हुआ हमारा ग्रेट इंडिया, और ये बेसिकली ट्रैवल कर रहा था टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। और इसी की ट्रैवलिंग के समय यहां बीच में जो लोकल सी था, स्थानीय सागर था, जिसे हमने वैज्ञानिक रूप से नाम दिया है टेथिस सागर या फिर टेथिस जियोसिंक्लाइन। यह सागर पड़ता है बीच में, और भारतीय उपमहाद्वीप की या मैं कहूं प्रायद्वीपीय भारत की इस प्रकार से गति के कारण एंड ऑफ द डे ये पूरा सागर सूख जाता है, अवसादों से, सेडिमेंट से भर जाता है, और यहीं पर आज हम यूपी और बिहार के रूप में निवास करते हैं। यानी कि ओरिजिनली यूपी, बिहार, राजस्थान का ये जो एरिया आपको दिखाई देता है, इनिशियली ये पोर्शन वास्तविकता में सागर था। और इसी के ऊपर इस स्थान पर जो है वो हिमालय का उत्थान होता है, या मैं कहूं हिमालय का निर्माण होता है। अब निर्माण तो हो गया जस्ट बिकॉज कि ये प्लेट आगे के साइड मूव कर रही थी। समय के साथ ये सागर गायब हो गया, इस स्थान की नदियां गायब हो गईं, और उन्हीं नदियों का स्थान यहां की छोटी नदियों ने ले लिया, जिसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यहां मैं आपको बताऊं, छोटी नदी से मेरा आशय उस नदी से है जिसमें अवसाद की मात्रा, सेडिमेंट की मात्रा नील नदी से ज्यादा है। आइए चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हिमालय का हमें निर्माण दिखाई देता है, फॉर्मेशन दिखाई देता है, जिसके पीछे का बेसिक सा रीजन है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट का उत्तर पूर्व अर्थात नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करना। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में ये प्लेट मूव करी और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां ये प्रश्न कैसे आया कि हिमालय अंदर से जो है वो हॉलो इन स्ट्रक्चर है। जरा एक कड़ी को सुलझाने के बाद आइए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। यानी कि आपको अब यह पता है कि एग्जैक्टली हिमालय का फॉर्मेशन दो प्लेट्स के टकराने से हुआ है। अब जरा नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, या मैं कहूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। यह स्ट्रक्चर आपको बताता है कि पृथ्वी अंदर से एग्जैक्टली है कैसी। अब जरा समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर आपको जो पोर्शन दिख रहा है यह है ओशनिक पार्ट, अर्थात वो हिस्सा जो सागरों के अंदर है। ओके, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह हिस्सा कहलाता है अर्थ का जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है, या मैं कहूं जो महाद्वीपीय भाग है। ओके, अब जरा अंदर आइए, आपको कुछ चीजें और भी दिखाई देंगी। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बेसिकली कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर, या मैं कहूं दुर्बल मंडल। इसी तरीके से चलते हुए यहां आएंगे तो ये पोर्शन भी वही इलाका है। अब जरा चलते हुए अंदर चलें। ये पोर्शन अर्थ का कोर है, ये पृथ्वी का बाह्य कोर है, और जो शेष बचा हुआ हिस्सा है ये मेंटल कहलाता है। यानी कि ये मेंटल का एरिया है, ये जो है ये बाह्य कोर है, यानी कि आउटर कोर जिसे कहा जाता है, और इसके पश्चात ये आपको दिखाई देगा आंतरिक कोर। अब इस बात को यहीं रोकिए और समझिए कि इनिशियली हमें ऐसा लगता था कि अर्थ जो है वो इस स्ट्रक्चर की नहीं है, यानी कि हम अभी तक फाइनली इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे थे जिस पर आज हम डिसाइड कर चुके हैं कि अर्थ अंदर से इस प्रकार की है। लेकिन समय वो था जब सर जॉर्ज एवरेस्ट ने यह टेस्ट करा और यह कथन दिया अपना कि वास्तविकता में हिमालय काफी ज्यादा ऊंचा है, और चूंकि हम फिजिक्स से यह जानते हैं, हम भौतिकी से यह जानते हैं कि कोई भी चीज जिसका मास होता है, अर्थात वह कोई भी चीज जिसमें अपना द्रव्यमान है, वह हर एक दूसरी वस्तु पर जो है वो एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करती है, एक बल जो है वो अप्लाई करती है। अब चूंकि हिमालय का साइज इतना ज्यादा है, तो आप इमेजिन करें कि डेफिनेटली जो हिमालयाज है, ये ग्रेटर हिमालयस है, दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज मिडिल, एंड ये हिस्सा है इज शिवालिक। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें मैसिव साइज है, इनका आकार बहुत बड़ा है, और इनका ये जो आकार है, ये जो साइज है, डेफिनेटली ये आकार, ये साइज अपने में चूकी चट्टानों को लिए हुए है। ये डेफिनेट है कि ये जरूर, ये कह लीजिए आप प्रायद्वीपीय भारत का भाग, और ये है उत्तर का विशाल मैदान, या मैं कहूं इज ग्रेट इंडियन प्लेन।
ये पेनिनसुलर इंडिया, और ये इज ग्रेट इंडियन प्लेन। अब इस बात को समझिए कि अगर हिमालयाज पूरी तरह से सॉलिड हैं, पूरी तरह से ठोस हैं, तो फिर यह भी सत्य होगा कि हिमालय का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल हो, और चूंकि इनका आकार इतना बड़ा है तो डेफिनेटली इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी काफी ज्यादा होगा। अब अगर आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि हिमालय का आकार हमें तो सहज रूप से इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, तो जरा इस बात पर फोकस करिए कि यह है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और यहां कहीं पर आपको जो लोकेशन दिखाई देती है यह है हिमालय की। ओके, मेक श्योर हिंदू कुश, सुलेमान, ये रेंजेस आपको हिमालय की वो हिस्से दिखाई देंगे जो पाकिस्तान इवन अफगानिस्तान में है। और इसी तरीके से जरा इस बात पर भी नोटिस करिएगा, गौर फरमाइएगा कि ये हिमालय का विस्तार पाकिस्तान अफगानिस्तान में है, ये मेन हिमालयाज है, और यहां पर आपको पूर्वांचल हिल्स के रूप में हिमालय का दूसरा विस्तार दिखाई देगा। इवन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेक श्योर ये कुछ और नहीं है, ये हिमालय की ही चोटियां हैं जो सागरों के अंदर हैं। और इवन ज्योग्राफर्स का तो यह भी कहना है कि वो माउंटेन रेंज जो आपको ईरान में दिखाई देती है, एग्जैक्टली उसका फॉर्मेशन उसी फोर्स के कारण हुआ है जिस फोर्स ने हिमालय को जन्म दिया। यानी कि इस स्थान पर आपका जाग्रोस पर्वत, इस स्थान पर हिंदू कुश, यह है मेन हिमालय, यहां पर आपकी पूर्वांचल हिल्स, और यह है अंडमान एंड निकोबार। ये सारी चीजें आपको हिमालय के हिस्से के रूप में ही दिखाई देंगी। अब इस बात को इमेजिन करें कि यह है एक्चुअल साइज ऑफ हिमालयाज, और इवन इसकी हाइट इज ग्रेटर देन एनी स्ट्रक्चर ऑन अर्थ। अब इस हिमालय के बारे में इमेजिन करें कि इस हिमालय का कितना ग्रेविटेशनल पुल होगा। जॉर्ज एवरेस्ट का तो यह तक मानना था कि यह हिमालय भारतीयों पर बड़ी मात्रा में अपना गुरुत्वाकर्षण बल अध्यारोपित करता है, सुपर इंपोज करता है, अप्लाई करता है। और इसे जांचने के लिए बेसिकली दो प्लेसेस अगर मैं नाम बताऊं तो एक था कल्याणपुर, एक था कालीनपुर। इन दोनों एरियाज में करा गया था एक ज्योग्राफिकल टेस्ट, ज्योग्राफी का एक टेस्ट करा गया, और इस टेस्ट में उसी उपकरण का उपयोग करा गया जिसके बारे में अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, अर्थात जो प्लम बॉब था। उस प्लम बॉब को इस स्थान पर लाया गया और यह अनुमान लगाया गया कि प्लम बॉब की जो रीडिंग है उस रीडिंग में किसी ना किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन अर्थात कोई ना कोई विचलन हमें देखने को अवश्य मिलेगा। कारण यह है कि भाई इस स्थान पर हिमालय है, वो इसे अपने ओर अपने ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट जरूर करने वाला है। ये मैं उसी प्लम बॉब की बात कर रहा हूं जिसके बारे में अभी से कुछ समय पहले मैंने आपसे चर्चा करी थी। यानी कि ये जो डायरेक्टली नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण जाता है, इसके ग्रेविटेशनल पुल में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमालय कहीं ना कहीं इस एरिया में अपना फोर्स अप्लाई करता है। यानी कि इमेजिनेशन ये था और उम्मीद भी यह थी कि हमें प्लम बॉब की रीडिंग में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन दिखेगा, प्लम बॉब कहीं ना कहीं हिमालय के साइड टिल्ट होगा। पर शॉकिंग तो ये था कि डियर, ये जो प्लम बॉब का टेस्ट है, इस टेस्ट में ये जो विचलन दिखना था, ये जो डेविएशन दिखना था, ये विचलन दिखाई नहीं दिया। प्लम बॉब बिल्कुल सीधा बना रहा। यहां पर जॉर्ज एवरेस्ट और सर प्रैट का यह कहना था कि भाई इस प्लम बॉब में यह विचलन हुआ क्यों नहीं, और इसके लिए संभावित दो आधार बताए गए। इसमें से सबसे पहला आधार तो यह था कि या तो हिमालय बेहद नर्म चट्टानों से बना है और नहीं तो हिमालय अंदर से खोखला है, क्योंकि इन दोनों संभावनाओं के अलावा कोई ऐसा एक्सप्लेन्ड जो कंसेप्ट है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता
कि क्या रीजन है कि प्लम बॉब सामने इतना बड़ा हिमालय के रूप में स्ट्रक्चर होने के बाद भी कोई डेविएशन शो नहीं करता, कोई विचलन शो नहीं करता। अर्थात प्लम बॉब का इस साइड डिफ्लेक्ट ना होना यह दर्शाता है कि हिमालय का ग्रेविटेशनल पुल बेहद कम है, और अगर यह कम है तो या तो हिमालय नरम चट्टानों से बना है और नहीं तो पृथ्वी खोखली है, या मैं कहूं हिमालय अंदर से खोखला है। अब आगे चलकर जब एवरेस्ट के द्वारा इस अवधारणा में जो खोखले होने की परिकल्पना है इसे ज्यादा फोकस दिया गया, हाइपोथेसिस को ज्यादा फोकस दिया गया, तब आगे बढ़ने पर जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जो टेस्ट किया गया था कल्याणपुर और कालीनपुर के एरिया में, वो टेस्ट अपने आप में जो फर्स्ट परिणाम बताता है वह सत्य है। यानी कि हिमालय अंदर से खोखला नहीं हो सकता, यह तभी संभव है जब हिमालय नरम चट्टानों से बना हो और पृथ्वी के अंदर अधिक कठोर और बड़ी मात्रा में चट्टानें और इनका ग्रेविटेशनल पुल हो। यानी कि पृथ्वी अंदर से जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो यह स्ट्रक्चर है अर्थ का, जहां आप पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो इसका इनर पार्ट है, इस तरीके से अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, इस भाग में भारी चट्टानें हैं, हैवी मेटल्स हैं, और ये जो हैवी मेटल्स आपको दिखाई देते हैं, इन हैवी मेटल्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डियर भारी तत्वों में आयरन यहां आपको दिखाई देगा, आयरन प्लस निकल। इसी तरीके से फिर यहां पर भी आपको आयरन और निकल, लेकिन यह भाग सॉलिड है, यह भाग मोल्टन है, और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये मेंटल है। और ये सारी ही चीजें वास्तविकता में यहां पर उपस्थित एक दुर्बल मंडल जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, इस पर जो है ये ऊपर की परत, ये जो है इस पर ऊपर का भाग तैर रहा है। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यहां पर एक जेली के समान संरचना आपको दिखेगी, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। यह ना ही तरल है ना ही ठोस है, ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, यह जेली के समान संरचना है। और ये जो जेली के समान संरचना आपको दिखाई देती है, इसके ऊपर अदर प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं, और इन मूविंग प्लेट्स की डेंसिटी अंदर जो लिक्विड है उससे भी कम है। और इस लिक्विड या मैं कहूं इस जेली की संरचना के नीचे कोई भी जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, वो हर एक स्ट्रक्चर चाहे उसकी स्टेट मोल्टन है या सॉलिड है, वो डेंसिटी में इन सब से ग्रेटर है। और यही कारण है कि हल्की चट्टानें, हल्की रॉक्स ऊपर हैं, भारे जो मेटल्स हैं वो अंदर हैं, और ये सब कुछ तैर रहा है। इस कंडीशन को आइसोस्टेसी का नाम दिया गया। और आइसोस्टेसी या भू संतुलन ये समझाता है कि क्या रीजन है कि प्लम बॉब में कोई डेविएशन नहीं होता, अर्थ के ऊपर कितना भी स्ट्रक्चर बन जाए बड़ा। अर्थात हमारी अर्थ इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें अंदर जाने पर आपको ज्यादा भारी तत्वों से बनी हुई दिखाई देगी। ये वो स्टोरी थी जो ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमने अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे समझा, और कैसे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परीक्षण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना और साथ ही माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस की जानकारी इकट्ठा करी। आई होप आपके लिए ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट रही होगी और आप इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। चलिए मैं चर्चा को एंड करूं उसके पहले याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया स्टडी आईक्यू के प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस पर, तो ध्यान दीजिए सक्सेस कार्निवल नाम से जो सेल है आज की डेट में यानी कि 24 सितंबर को एंड होने वाली है। जो प्राइस यहां डिस्प्ले हो रहा है यह आपको आगे देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जो सेल है उसका इफेक्ट आपको ऑप्शनल के बैचेस में भी दिखाई देगा। अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में से एक है, अगर आप उसे तैयार करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए इन बैचेस में एनसीईआरटी का कोर्स विच कंटेन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सारी चीजें जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उसे कवर करते हुए जो कोर्स डिजाइन करा गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शनल के कोर्स के साथ आपको मिलने वाला है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को
इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।